धातु व अधातु। तीसरा चैप्टर है मेटल्स नॉन मेटल्स। सबसे पहले देखिए भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। फर्स्ट, धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं में एक विशेष धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। अगला, कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है। पारा, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे का ताप होता है नॉर्मल 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा, आघात वर्ध्यता, यानी धातुओं को पीट पाट कर लंबा चौड़ा किया जा सकता है, किसी भी आकार में बदला जा सकता है। तो सबसे अधिक आघात वर्ध्यता सोना और चांदी में होती है। सोना और चांदी धातु है, इनकी आघात वर्ध्यता उच्च होती है। नेक्स्ट, तन्यता, यानी धातुओं को पीट कर तार के रूप में खींचा जा सकता है, इन्हें तार के रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, चालन, धातुएं विद्युत व उष्मा की चालक होती हैं। ये उष्मा और विद्युत का चालन करती हैं। इसका अपवाद है सीसा और पारा, इनमें विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता, ये कुचालक हैं। नेक्स्ट, घनत्व व गलनांक, धातुओं के घनत्व व गलनांक उच्च होते हैं, परंतु सोडियम, पोटेशियम ये इतने नरम होते हैं और इनका गलनांक कम होता है। ध्वनिक, यानी धातु की सतह टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, इसे ध्वनिक कहते हैं। अगला, ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। उदाहरण, दैनिक जीवन में हम देखते हैं हमारे आसपास जितनी भी भारी भरकम वस्तुएं हैं वो धातुओं की बनी हुई होती है, जैसे आयरन लोहा है, कॉपर तांबा, एल्यूमिनियम सोना चांदी। ये कुछ धातुओं के उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। अधातु नॉन मेटल्स, इनके भौतिक गुण देखिए। अधातुओं में चमक नहीं होती, यानी इनमें चमक का अभाव होता है, इनकी सतह चमकीली नहीं होती, परंतु इसमें आयोडीन है वो चमकीला होता है। दूसरा देखिए गुण, ये कठोर नहीं होती। सामान्यतः अधातुएं भंगुर प्रवृत्ति की होती हैं, परंतु इनमें हीरा है वो कठोरतम होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। तीसरा देखिए, कमरे के ताप पर ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, ये आघातवर्ध्य व तन्य नहीं होती। अधातु सामान्यतः क्या है, आघातवर्ध्य और तन्यता का गुण नहीं रखती। अगला है विद्युत व उष्मा की कुचालक। अधातुएं कुचालक होती हैं, परंतु इनमें जो ग्रेफाइट है वो चालक होता है, उष्मा और विद्युत का। नेक्स्ट है घनत्व और गलनांक कम होते हैं। अधातुओं के घनत्व व गलनांक कम होते हैं, निम्न होते हैं, परंतु इनमें जो हीरा है उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। अगला देखिए ध्वनिक। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, टकराने पर किसी तरह की आवाज उत्पन्न नहीं करती। अगला, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी ये जो ऑक्साइड बनाती हैं वो अम्लीय होते हैं। उदाहरण, दैनिक जीवन में हम देखते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये प्रमुख रूप से अधातुएं हैं। दूसरा देखिए वायु के साथ। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कॉपर वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड
बनाता है। एल्यूमिनियम वायु से क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अन्य धातुओं के साथ देखिए, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ये धातु मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये जो धातुएं हैं मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, कितना भी गर्म किया जाए इसको ये प्रज्वलित नहीं होगा, परंतु इसका चूर्ण, लोह चूर्ण, वो तेजी से जलता है वायु के साथ गर्म करने पर। अगला देखिए कॉपर। कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर जब वायु में खुला रखा जाता है तो इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है और वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। Ag और Au, चांदी और सोना वायु से अभिक्रिया नहीं करते। हम जो आभूषण पहनते हैं सोना और चांदी के, वो वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करते। उभयधर्मी ऑक्साइड, अभी जो धातु ऑक्साइड बन रहे हैं इनमें से कुछ धातु उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगली प्रक्रिया है जल के साथ, धातुओं की जल के साथ। तो धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और इसमें जल की मात्रा बढ़ाते जाएं तो धातु हाइड्रोक्साइड, अंतिम उत्पाद धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके 2NaOH धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी तरह कैल्शियम जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो जल के साथ सोना, चांदी और कॉपर अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है तनु अम्ल के साथ। देखिए, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर देखिए कॉपर, Ag और पारा, तांबा, चांदी और पारा ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अन्य धातु लवणों के साथ। धातुएं अन्य धातु लवणों के साथ क्या अभिक्रिया करती हैं? तो देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती हैं। जब कोई धातु दूसरे धातु लवण से अभिक्रिया करता है तो वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर देखिए आयरन और कॉपर सल्फेट, यहाँ पर फेरस सल्फेट लवण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। और यह अभिक्रिया निर्भर करती है सक्रियता श्रेणी पर, धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर। तो देखिए, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। जैसे जैसे नीचे आएंगे कम क्रियाशील धातुएं होंगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, सीसा ये कम क्रियाशील हैं। इनसे नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन, कॉपर, पारा ये न्यूनतम क्रियाशील धातुएं हैं। और फिर Ag और Au सोना चांदी सबसे कम लगभग अक्रियाशील धातुएं। तो ये नेक्स्ट अभिक्रिया है धातुओं की अधातुओं से क्रिया। तो देखिए, धातु अधातु से क्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है वो उनके संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं। धातु धनायन बनाते हैं और अधातु ऋण आयन बनाते हैं। तो अब देखिए, संयोजकता कोष, तत्वों का बाहरी कोष जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की क्षमता रखता है उसे संयोजकता कोष कहते हैं। यहाँ पर धातु है सोडियम, इसके संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है।
क्लोरीन है, इसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। अब देखिए इन दोनों की क्रिया से किस तरह आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, और क्लोरीन के पास बाहरी कोष में संयोजकता कोष में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे 2 4 6 और 7, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आने से 8 हो गए। इस तरह से इनका संयोजकता कोष पूर्ण हो गया और ये आयनिक यौगिक सोडियम क्लोराइड का निर्माण इस तरह से हो जाता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों में क्या गुणधर्म होते हैं देखिए, ये ठोस कठोर होते हैं और कुछ भंगुर प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। नेक्स्ट, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ये उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। तीसरा देखिए, जल में घुलनशील होते हैं परंतु केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं आसानी से। चौथा, चालकता, ये जलीय विलयन के रूप में तो विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में होने पर कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है धातुओं की प्राप्ति। तो देखिए हमें धातु किस तरह प्राप्त होते हैं। खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और यौगिकों को खनिज कहते हैं, जो पृथ्वी से खोद के निकल जाते हैं, ऐसे तत्व और यौगिक खनिज कहलाते हैं। दूसरा है अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो तथा उसे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। इस गेंग, अयस्कों में रेत, मिट्टी, कंकर, अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गेंग कहते हैं। तो गेंग क्या है? अशुद्धियां, जो अशुद्धि पाई जाती है अयस्कों में वो गेंग कहलाती है। अयस्कों का निष्कर्षण, यानी अयस्कों को किस तरह से अपन धातु प्राप्त करने में शुद्ध करते हैं। पहली प्रक्रिया है भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। भर्जन प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है अधिक ताप पर, तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन और ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तीसरी विधि है अपचयन, यानी धातु ऑक्साइड से अपचय का प्रयोग करते हुए धातु प्राप्त की जा सकती है, इस विधि को अपचयन कहते हैं। अब देखिए धातुओं का परिष्करण, यानी धातुओं से अपद्रव्य को हटाना। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परीक्षण क्या है? देखो, इस विधि में विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर अशुद्ध तांबा इकट्ठा होता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। जो अशुद्धियां बचती हैं, अविलेय अशुद्धियां, उनको एनोड पंख कहा जाता है। संक्षारण, देखिए जब धातुएं अम्ल, वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो ये संक्षारित हो जाती हैं, अर्थात इन पर एक परत चढ़ जाती है, इनकी चमक कम हो जाती है, इनकी कठोरता कम हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। धातु जो है सिल्वर, इस पर वायु के संपर्क में आते ही काली परत चढ़ जाती है। कॉपर है, इस पर हरे रंग की परत बन जाती है वायु के संपर्क में आते ही। लोहा है, इस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। तो इस तरह से ये धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण से सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कई उपाय हैं। देखिए, पेंट करके, तेल का लेपन करके, ग्रीस लगाकर, यशत लेपन, क्रोमियम का लेपन तथा मिश्र धातु बनाकर, ये उपाय हैं। इनसे हम धातुओं को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। तो देखिए, यशत लेपन क्या है? धातुओं को
जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ता यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। दैनिक जीवन में देखिए उदाहरण, साइकिल की रिम व घंटी और स्नान गृह के नल, इनके ऊपर सफेद रंग की परत जो कि जिंक होता है चढ़ाई जाती है। दूसरा उपाय है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक धातु मिलकर एक अलग धातु बनाती है मिश्र धातु, जिसमें पहला देखिए उदाहरण, इस्पात, स्टील। स्टील है वो लोहा, निकल और क्रोमियम का मिश्रण है। इस्पात मिश्र धातु है। दूसरी है पीतल। पीतल में तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल को याद करने की ट्रिक देख लीजिए, पिताजी। पीतल को याद करने की ट्रिक है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी पीतल बराबर तांबा और जिंक, पिताजी।